माता की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों जय हिंद। कैसे आप सब लोग? दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए अपने डिफेंस अपडेट्स को शुरू करते हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति अब भारत की विदेश नीति का स्थायी अंग बन चुकी है। इस नीति में हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के इलाके गहरी भूमिका निभा रहे हैं। वे असम राइफल्स और यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन यानी कि यूएसआई की ओर से आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा हालात चीन के कदमों पर निर्भर करते हैं। क्षेत्र में कमजोर देशों के प्रति दबंगई और इसकी दुश्मनी और बीआरआई के जरिए दूसरे देशों से संपर्क की वजह से सुरक्षा हालातों में बदलाव आ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप चीन और अमेरिका में प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है, जिसका असर क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि चीन हमारे पड़ोस में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही हिमालय क्षेत्र में एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने की फिराक में है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश बढ़ाना होगा। यदि हम मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम के अधिकतर हिस्सों को देखें तो वे आतंक मुक्त हो चुके हैं। बांग्लादेश और म्यांमार सरकार के सहयोग ने भी आतंकवाद पर लगाम लगाने में मदद की है। आगे उन्होंने बताया कि हमारे लिए पूर्वोत्तर भारत पर नए सिरे से ध्यान देना होगा और वहाँ के सुरक्षा हालातों का रिव्यू करना होगा और ये अब और ज्यादा जरूरी हो गया है। भारत सरकार ने कहा कि भारत व चीनी सैनिकों के डिसएंगेजमेंट पर मीडिया के द्वारा गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं और सोशल मीडिया में इस बात को लेकर बेकार की बातें कही जा रही हैं। हालांकि कुछ मीडिया के वर्गों ने दावा किया है कि भारत ने पैंगोंग झील में फिंगर 3 और 4 के बीच का क्षेत्र खो दिया है, जिस पर पिछले साल दोनों पक्षों के बीच आमना सामना हुआ था। लेकिन एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख में भारतीय क्षेत्र फिंगर 4 तक होने का दावा स्पष्ट रूप से गलत है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पैंगोंग के उत्तरी तट पर दोनों पक्षों के स्थायी पोस्ट दीर्घकालीन और सुव्यवस्थित हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत की तरफ से ये फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट है और चीन की तरफ फिंगर 8 है। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा समझौते में दोनों पक्षों के द्वारा आगे की अग्रिम तैनाती को समाप्त करने और अस्थायी पोस्ट पर तैनाती जारी रखने का प्रावधान है। सरकार ने कहा कि भारत ने इस समझौते के परिणाम स्वरूप किसी क्षेत्र को नहीं गंवाया है। यही नहीं, रक्षा मंत्री ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देप्सांग सुलझाई जाने वाली पुरानी समस्या है। मंत्रालय ने आगे बताया कि जो लोग हमारे सैन्य कर्मियों के बलिदान पर संदेह करते हैं, वे वास्तव में उनका अपमान कर रहे हैं। सैन्य अधिकारी और आंतरिक सुरक्षा के सूत्रों की माने तो आने वाले समय में सैन्य अफसरों की कमांड पर मशीनें युद्ध करेंगी। रोबोट सैनिक दुश्मन को चकमा देंगे और उनका साथी रोबोट दुश्मन का खात्मा कर देगा। इतना ही नहीं, मशीनें उड़ेंगी और दुश्मन पर आत्मघाती हमला करेंगी। सूत्रों के मुताबिक चीन पाकिस्तान के मोर्चे पर आने वाली चुनौतियों को देखते हुए समुद्री सीमा की रखवाली से लेकर जमीन और आकाश की सुरक्षा के लिए भारत इस प्रणाली को तेजी से विकसित करने में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए थे, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े कुछ युवाओं को प्रेरणा देते हुए उनमें से कुछ को देश में अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित किया था और प्रधानमंत्री की ये मुहिम रंग ला रही है। ऐसे रोबोट सिस्टम की परिकल्पना की जा रही है जो न केवल आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र में मोर्चा संभालेगा, बल्कि सीमाओं की निगरानी, सुरक्षा और सैन्य अभियान में भी अपना योगदान देगा। मॉडर्न वॉरफेयर पर काम कर रहे सूत्रों ने बताया कि इसमें काफी हद तक सफलता मिल रही है और अगले कुछ सालों में भारत इस तरह की कारगर तकनीक हासिल करने वाले देशों में शुमार हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुश्मनों से निपटने के अभियानों का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगी। ड्रोन निगरानी और युद्ध पद्धति में भी भारतीय वैज्ञानिक टक्कर देने की तैयारी में है। एरोस्पेस वॉरफेयर स्टडीज के सूत्रों ने कहा कि आने वाले साल काफी तेजी से बदलने वाला है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर चौकसी एक बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक इसे ध्यान में रखकर काफी कुछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका, इजराइल, रूस और यूरोपीय देशों की रक्षा कंपनियां इस क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रही हैं। इसके साथ चीन को भी बड़ी सफलता मिल रही है। ड्रोन तकनीक के मामले में चीन की टेक्नोलॉजी काफी उन्नत है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम आप तक डेली डिफेंस अपडेट्स को पहुंचाते रहें। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएचईएल ने कहा कि उसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत के लिए 2 सुपर रैपिड माउंट गन की आपूर्ति का ठेका मिला है। बीएचईएल ने अपने एक बयान में कहा कि कंपनी ने इन तोपों का स्वदेशीकरण किया है और इनका निर्माण हरिद्वार स्थित संयंत्र में किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने अपने सभी प्रमुख युद्धपोतों के लिए इन तोपों को मानकीकृत किया है, जिसके चलते इसकी लागत में कमी आई है और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। बीएचईएल इन तोपों के उन्नत संस्करण पर भी काम कर रहा है। बीएचईएल 3 दशकों से अधिक समय से रक्षा और विमानन क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है। कंपनी ने कहा कि रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान करने के लिए उसने विशेष विनिर्माण सुविधाओं और क्षमताओं को स्थापित किया है। सऊदी अरब और भारत जल्द ही द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं।
ये अब तक के इतिहास में इन दोनों देशों के बीच पहला युद्ध अभ्यास होगा। आज से पहले सऊदी अरब अपनी सेना को युद्ध की बारीकियों को सिखाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के भरोसे रहता था, लेकिन भारत सरकार की विदेश नीति और हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे की रियाद यात्रा के बाद सऊदी अरब की विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये युद्ध अभ्यास सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय सेना का एक दल कुछ महीनों के लिए सऊदी अरब के दौरे पर जा सकता है। इस युद्धाभ्यास से न केवल सऊदी अरब की सेना की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि खाड़ी के देशों में रणनीतिक हालात में भी बड़ा बदलाव होगा। सऊदी अरब का भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ना सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका है। अब तक पाकिस्तान अपनी सेना का लालच देकर सऊदी अरब से खैरात पाता था, लेकिन पिछले साल कश्मीर को लेकर प्रिंस सलमान की आलोचना करने के कारण पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध खराब दौर से गुजर रहे हैं और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ सऊदी का सैन्य संबंध खत्म हो जाएगा। ओडिशा के बालासोर में अदालत ने पाकिस्तानी जासूस और ISI के एजेंट ईश्वर चंद्र बेहरा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पाक जासूस ईश्वर चंद्र को 2015 में चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR जैसे अति संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों में जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। वो सरहद पार बैठे अपने ISI हैंडलर्स को रक्षा प्रतिष्ठान की महत्वपूर्ण तस्वीरें और जानकारी भेजता था। बालासोर कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने ईश्वर चंद्र बेहरा को सजा सुनाई है। आपको बता दें कि DRDO के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR में वो एक कैमरामैन के रूप में काम करता था। उसे देशद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा मिली है। दोस्तों, इस तरीके के लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो देश की संवेदनशील जानकारी को पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं और इस तरीके के नेटवर्क को अब धीरे धीरे भारत खत्म कर रहा है और जो लोग सुरक्षा प्रतिष्ठानों में हमारी जानकारी को लीक कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद दोबारा फैलाने में जुटे हैं। इस बीच ग्रीस की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपने भाड़े के लड़ाकुओं को कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए भेज सकते हैं। इसके लिए एर्दोगन ने कश्मीर को लेकर अमेरिका में सक्रिय एक आतंकी संगठन के चीफ का सहयोग भी लिया है। दरअसल तुर्की खुद को मध्य एशिया में इस्लामिक नेता के रूप में उभरता हुआ देखना चाहता है। इसके लिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहा है और भाड़े के लड़ाकुओं को सैन्य संगठन सादात अब कश्मीर में एक्टिव होने की तैयारी कर रहा है। ग्रीस की मीडिया के अनुसार सादात का नेतृत्व एर्दोगन के सैन्य सलाहकार अदनान तनवीर्दी करता है, जिसने कश्मीर में बेस तैयार करने के लिए कश्मीर में जन्मे सैयद गुलाम नबी फाई नाम के आतंकी को नियुक्त किया है। दूसरी तरफ कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर साथ देने वाले तुर्की ने कश्मीरी छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। कश्मीरी लड़ाकों के लिए इंटरनेट मीडिया पर भारत विरोधी दुष्प्रचार में शामिल होने के सबूत भी मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट वीजा पर तुर्की जाने वाले युवाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं की संख्या अच्छी खासी हो गई है जो लगातार बढ़ रही है। अभी ये साफ नहीं है कि पढ़ाई के लिए तुर्की जाने वाले कश्मीरी युवाओं का खर्चा उनका परिवार उठाता है या फिर उनके पीछे फंडिंग कहीं बाहर से हो रही है। हालांकि अब भारत को तुर्की पर भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जो भारत के इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को ग्रीस और साइप्रस दोनों पर अपना ध्यान फोकस करना होगा और इन दोनों के साथ सैन्य समझौते भी करने होंगे, साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज भी करनी होगी, ताकि तुर्की की ये जो कदम है जो भारत के खिलाफ है उन्हें रोका जा सके। इसरो ने अपने 50 साल के इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए खोला है। भारतीय स्टार्टअप के 2 सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सेल का इसरो के UR राव सैटेलाइट केंद्र में परीक्षण हुआ। ऐसा तब हुआ है जब भारत ने पिछले साल जून में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों को खोलने के लिए ऐलान किया था। इसके लिए एक स्वतंत्र निकाय भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस की स्थापना की गई थी। ये संस्था न केवल निजी क्षेत्रों की अंतरिक्ष गतिविधियों की देखरेख करेगी, बल्कि इसरो की सुविधाओं को संभालने और साझा करने में भी काम करेगी। निकाय के निर्माण को मानना इसरो के लिए भी बाध्यकारी होगा। इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को मंजूरी दी है। इसमें से एक निजी कंपनी की है और दूसरी सैटेलाइट छात्रों के द्वारा डेवलप की हुई है। इसमें स्पेस किड्स इंडिया को छात्रों ने डिजाइन किया है। इसरो इस महीने के अंत में निर्धारित PSLV मिशन के तहत कमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।